हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जो भी टीचिंग मेथड या उनके जो भी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं जो कि सीडीपी और पेडागोजी इन दोनों से लिए गए हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं शिक्षण कौशल की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि जो टीचिंग मेथड होते हैं, फीचर्स ऑफ टीचिंग स्किल्स, यानी कि जो टीचिंग स्किल्स हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उन्हें पढ़ाने से क्या क्या लाभ होते हैं, जो टीचिंग स्किल्स है उनका यूज करने से विद्यार्थी जो है, जो शिक्षार्थी है, वो किस प्रकार से अधिगम कर पाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है, कि जो टीचिंग स्किल्स होते हैं वो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। प्रभावशाली का मतलब होता है एक प्रकार से रोचक बनाते हैं। उनके यूज करने से बालकों में बहुत ही रोमांचकारी परिवर्तन होते हैं और उनके द्वारा बालक ज्यादा जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, यह समस्त अंतः क्रियाओं को सक्रिय बनाते हैं, यानी कि जब हम अच्छे अच्छे टीचिंग स्किल्स यूज करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें छोटे बच्चों को सिखाने के लिए यूज करते हैं, तो बालक एक प्रकार से क्लास में सक्रिय रहते हैं, यानी कि एक्टिव रहते हैं। तो टीचिंग स्किल्स का एक जो फायदा है वो ये भी है। उसके बाद बात करते हैं, यह विषय वस्तु को सरल और सुगम बनाते हैं। जो टीचिंग स्किल्स हैं वो जो भी पाठ्यक्रम हम पढ़ा रहे हैं, जो भी चीजें हम स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, उन चीजों को सरल और सुगम यानी सुविधाजनक बना देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, शिक्षण कौशल विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। जो टीचिंग स्किल्स होते हैं, बालक को जहां तक जो चीजें सीखनी है उन सभी चीजों को, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छे से सहायक होते हैं। तो अच्छे अच्छे टीचिंग स्किल्स के थ्रू ही हम बच्चों को अधिगम अच्छे से करा सकते हैं, उससे बच्चे अच्छे से लर्निंग कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं, ये शिक्षण प्रक्रिया तथा व्यवहार को संयमित करते हैं। बालक की जो शिक्षण प्रक्रिया होती है कि उन्हें किस प्रकार से टीचिंग स्किल्स को यूज करके उनके व्यवहार में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, व्यवहार में जो वांछनीय परिवर्तन किए जा रहे हैं, जिसके द्वारा बालक अधिगम बहुत अच्छे से कर पाता है, उसके लिए भी टीचिंग स्किल्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर टीचिंग स्किल्स से कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये सारी चीजें टीचिंग स्किल्स की विशेषता है। एक प्रकार से आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षण कौशल की प्रमुख विधियां, यानी कि जो टीचिंग मेथड है उनकी प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। मेजर मेथड ऑफ टीचिंग स्किल्स, यानी कि जो टीचिंग स्किल्स हैं उनकी कौन कौन सी ऐसी शिक्षण विधियां हैं जो बालकों को अधिगम कराने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण कार्य अवलोकन विधि की, टीचिंग वर्क ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है उसके द्वारा शिक्षार्थी एक प्रकार से कार्य कर रहे होते हैं और शिक्षक के द्वारा उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो चीजें विद्यार्थी सीख रहे हैं, जो चीजें बच्चे ग्रहण कर रहे हैं, वो चीजें वो किस हद तक ग्रहण कर पा रहे हैं, बालकों में किस लेवल तक विकास हो पा रहा है, इस चीज को ऑब्जर्वेशन के माध्यम से शिक्षक को पता चलता है। सेकंड पे बात करते हैं साक्षात्कार और विचार विमर्श विधि, यानी इंटरव्यूज एंड डिस्कशन मेथड, यानी कि इस विधि में क्या होता है कि जो अध्यापक होते हैं उनके द्वारा और स्टूडेंट्स के द्वारा एक प्रकार से इंटरव्यूज की तरह होते हैं, आमने सामने प्रत्यक्ष रूप में बैठकर उनकी जो शिक्षण प्रक्रिया है, उनकी जो अधिगम प्रक्रिया है, उसके बारे में पता लगाया जाता है कि बच्चे ने क्या चीजें किस लेवल तक सीख ली हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पाठ्यक्रम और उद्देश्य विश्लेषण विधि, कोर्स एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस मेथड, यानी कि इस विधि में क्या होता है कि जो बच्चे का पाठ्यक्रम होता है वो कितना दिया गया है, बच्चे को कहां तक सीखना है, इस चीज के उद्देश्य को पहले निर्धारित कर लेना चाहिए। यानी कि हर चीज के जो उद्देश्य होते हैं उनको लेके चलना चाहिए कि बच्चे को इस प्रक्रिया तक सिखाना है, जिस एज का बच्चा है उस लेवल के बच्चे को कहां तक सिखाना है, बच्चे के एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए, बच्चे की जो अधिगम करने की प्रक्रिया है उन सभी को ध्यान में रखते हुए बच्चे को पाठ्यक्रम वगैरह चीजें सिखाई जानी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं शिक्षा सम्मति विधि, लॉ ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब होता है कि जो शिक्षार्थी होते हैं उनको शिक्षण प्रक्रिया किस लेवल तक सिखानी है और उस शिक्षण प्रक्रिया के करने से बालक के व्यवहार में किन किन चीजों में परिवर्तन हो सकता है। तो लॉ ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिनियम ये कहता है कि बालक को शिक्षा इस प्रकार से दी जानी चाहिए कि जो बालक का व्यवहार है उसमें वांछनीय, यानी कि एक प्रकार से जो परिवर्तन हो वो स्थायी परिवर्तन हो। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं
शिक्षण कौशल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो जो टीचिंग मेथड है उनसे संबंधित क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी तक के जितने भी सीटेट के एग्जाम हो चुके हैं, सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये जो क्लास है वो दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनमें जो अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पर ईयर वाइज, उनको रिपीट करेंगे। तो सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो जो सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया गया था वो DW एलन के द्वारा किया गया था। उसके बाद बात करते हैं, डॉक्टर बी के पासी ने अपने अध्ययन के आधार पर कितने शिक्षण कौशल की सूची तैयार की थी? जो डॉक्टर बी के पासी थे, जिन्होंने शिक्षण कौशल की जो सूची तैयार की थी वो कितनी की थी? तो उस सूची में जो संख्या थी वो थी 13, यानी उन्होंने शिक्षण कौशल की जो संख्या बताई थी डॉक्टर बी के पासी ने, उन्होंने 13 बताई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षण कौशल के विकास एवं सुधार की प्रवृत्ति किसे कहा जाता है? यानी कि जो शिक्षण कौशल का विकास है और उसके जो चेंज करने की प्रक्रिया है, उसके जो विकास करने की प्रक्रिया है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सूक्ष्म शिक्षण। उसके बाद बात करते हैं, चित्र तथा पोस्टर कौन सी साधन सामग्री है? यानी कि जो चित्र होता है, जो पोस्टर होता है, वो किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? तो चित्र और पोस्टर किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? दृश्य, यानी कि जब एक बालक को पोस्टर के माध्यम से या किसी भी चीज का, किसी भी नेता का जैसे पोस्टर दिखाया जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है ये कौन है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, गांधी जी है, सुभाष चंद्र बोस है, तो ये कैसी सामग्री हो जाएगी? तो ये चीजें ऐसी हो जाएंगी कि जो दृश्य सहायक सामग्री है। उसके बाद बात करते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया था? जो अभिक्रमित अनुदेशन है उसका विकास किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था BF स्किनर के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेखीय अनुक्रम के प्रतिपादक किसे माने जाते हैं? जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है उसके जो प्रतिपादक है, उसके जो जनक है, वो किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है BF स्किनर को, या फिर उसमें शॉर्ट में नाम स्किनर भी आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है उसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से। बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं, चलचित्र कैसा साधन है? चलचित्र किसे कहते हैं? वो कहते हैं टेलीविजन को। तो ये कैसा सहायक सामग्री है? ये दृश्य और श्रव्य दोनों चीजें हैं। यानी जब हम टीवी से कोई भी चीजें शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं या कोई भी चीजें सीखते हैं, तो वो कैसी शिक्षण सहायक सामग्री है? दृश्य और श्रव्य दोनों, यानी उसमें हमें दिखाई भी पड़ता है और सुनाई भी पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का यूज सबसे पहले किया था तो वो किया था ब्रायन मोर जोन्स ने। यानी जो ब्रायन मोर जोन्स हैं उन्होंने 1967 में जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द है उसका यूज सर्वप्रथम किया था। उसके बाद बात करते हैं, शैक्षिक तकनीकी केंद्र किसने प्रारंभ किया था? जो शैक्षिक तकनीकी केंद्र है जहां पर शिक्षा के बारे में चीजें अलग अलग प्रकार से विकास की जाती हैं, उन सभी चीजों के बारे में योजनाएं लागू की जाती है, तो वो किसने की थी? NCERT नई दिल्ली ने किया था। उसके बाद बात करते हैं, आधारभूत शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया था? जो आधारभूत शिक्षण प्रतिमान है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था रॉबर्ट ग्लेजर के द्वारा। ये जो आधारभूत शिक्षण प्रतिमान है वो किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट ग्लेजर के द्वारा। और उसके बाद बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण मशीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? यानी कि जो शिक्षण मशीन है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था सिडनी एल प्रेसी के द्वारा, जो कि अमेरिका के निवासी थे, और 1926 ईस्वी में किया गया था। कि जो शिक्षण मशीन का निर्माण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो सिडनी एल प्रेसी, जिन्होंने अमेरिका के अंदर इसका निर्माण किया था, वो किया था 1926 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस किस भाषा में हुई है? तो जो टेक्नोलॉजी शब्द है उसकी उत्पत्ति किस लैंग्वेज में हुई है? तो वो हुई है टेक्निकोस, यानी कि जो कला की लैंग्वेज है टेक्निकोस जिसे बोला जाता है, उस लैंग्वेज में शिक्षण तकनीकी की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद बात करते हैं, शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं? जो शिक्षण प्रतिमान होते हैं उसके कितने तत्व होते हैं? तो 4 होते हैं। सबसे पहले किसी चीज का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है,
उसके बाद उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, यानी कि उसकी संरचना बनाई जाती है कि किस हिसाब से उसे पढ़ाना है। पहले जैसे कि उद्देश्य बनाया कि क्या क्या चीजें पढ़ानी है, उसके बाद उसकी संरचना कि किस प्रकार से पढ़ाना है, उसके बाद सामाजिक प्रणाली, यानी कि उसे सामाजिक प्रणाली की तरह उसकी जो अधिगम प्रक्रिया उसको कराया जाना है और उसे किस हिसाब तक प्राप्त हो सका, किस लेवल तक उसने अधिगम कर पाया, उस चीज का मूल्यांकन करना है। तो ये है शिक्षण के प्रतिमान। उसके बाद बात करते हैं साखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, उसका विकास किसके द्वारा किया गया था? तो जो साखीय अभिक्रमित अनुदेशन है उसका विकास नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा किया गया था। उसके बाद बात करते हैं एलन व रेयन ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने कौशल बताए हैं। जो एलन और रेयन है उन्होंने सूक्ष्म शिक्षण के कितने कौशल बताए हैं? तो वो बताए हैं 14 कौशल। उसके बाद बात करते हैं अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं। जो अभिक्रमित अनुदेशन है उसके कितने प्रकार होते हैं? तो उसके होते हैं 3। एक होता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा होता है साखीय अभिक्रमित अनुदेशन और थर्ड होता है मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। उसके बाद बात करते हैं OHP। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अभी तक सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है। तो OHP का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है ओवरहेड प्रोजेक्टर, यानी जो OHP है उसकी जो फुल फॉर्म है वो है ओवरहेड प्रोजेक्टर। उसके बाद बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में कितने शिक्षण कौशल का विकास किया जा सकता है। जो सूक्ष्म शिक्षण है उसमें एक समय में कितने शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है? तो एक समय में केवल एक ही शिक्षण कौशल का विकास किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं भारत में दूरदर्शन सेवा का औपचारिक रूप से उद्घाटन कब हुआ था। तो जो भारत में दूरदर्शन सेवा का जो उद्घाटन हुआ था औपचारिक रूप से 15 सितंबर 1959 को हुआ था। 15 सितंबर 1959 को हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार की होती है। जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो वो 3 प्रकार की होती है। एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। उसके बाद बात करते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री के उपागम के अंतर्गत आता है, यानी जो श्रव्य दृश्य सामग्री है उसके उपागम के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं? तो वो आते हैं हार्डवेयर। उसके बाद बात करते हैं कठोर शिल्प उपागम का संबंध अनुदेशन के किस पक्ष से होता है। तो जो कठोर शिल्प उपागम का संबंध होता है वो अधिगम के या अनुदेशन के ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खोजपूर्ण प्रश्न पूछने से छात्रों में किसका विकास होता है। यानी कि जो खोजपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें बालक लर्निंग बाय डूइंग के मेथड से सीखता है या फिर खुद से किसी भी चीज को खोजकर सीखता है, खुद से किसी भी चीज समस्या को हल करके सीखता है, तो वो किस में आता है? वो आता है ज्ञानात्मक पक्ष में, यानी बालक अपने ज्ञान का यूज करके उस चीज को खोज रहा है या उस चीज की समस्या का हल निकाल रहा है। किस शिक्षण कौशल के अंतर्गत शिक्षक द्वारा हाव भाव और अपनी स्थिति को बदला जाता है? तो किस शिक्षण कौशल के अनुसार बदला जाता है? तो वो बदला जाता है उद्दीपन भिन्नता के कारण। उसके बाद बात करते हैं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। जो बोध शिक्षण के प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो B.S. ब्लूम के द्वारा किया गया था। उसके बाद बात करते हैं एजरडेल के अनुसार किस प्रकार का अनुभव सबसे ज्यादा स्थायी होता है। एजरडेल है, उन्होंने बताया है किस प्रकार का अनुभव जो है वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है। तो वो होता है प्रत्यक्ष अवलोकन, यानी कि जब बच्चा किसी के सामने होता है या जब अध्यापक उससे चीज को उसके सामने मूर्त रूप में प्रकट करके कोई चीज समझाता है, जैसे पर्यावरण के बारे में पढ़ाना है, तो बालक को अगर बाहर की चीजें ऑब्जर्व करवाई जाए, बाहर ले जाकर बाहरी ज्ञान को जोड़कर मतलब बालक को जो शिक्षण प्रक्रिया करवाई जाए तो उस चीज में बालक ज्यादा अच्छे से सीख पाता है। उसके बाद बात करते हैं शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का मूल्यांकन सबसे भली प्रकार कौन करता है। जो शिक्षण की योग्यता है और उसकी जो आचरण का मूल्यांकन है वो सबसे भली प्रकार कौन करता है? तो एक छात्र करता है। जब एक छात्र उस अधिगम को किस लेवल तक अर्जित कर लेता है, एक छात्र के द्वारा इस प्रकार से किया जा सकता है कि छात्र ने किस लेवल तक उस शिक्षक की जो शिक्षण प्रक्रिया है उनके द्वारा किस चीज को कहाँ तक सीख लिया है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है? तो जो शिक्षण की समस्याएं हैं उनको हल करने का जो दायित्व होता है वो शिक्षक का होता है। एक शिक्षक के द्वारा जब किसी भी शिक्षण प्रक्रिया में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो शिक्षक के द्वारा उन्हें सॉल्व किया जाएगा और बालक को बताया जाएगा कि अगर वह इस प्रकार के स्किल्स का यूज करके इस चीज की समस्या का समाधान करेगा तो उसे ज्यादा बेटर होगा, यानी कि उसे एक प्रकार से अभिप्रेरणा दे सकता है, मोटिवेशन दे सकता है। उसके बाद बात करते हैं विद्यालय परिसर के बाहर एक शिक्षक को अपने छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। यानी विद्यालय परिसर के बाहर एक शिक्षक को अपने छात्र के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, तो मैत्रीपूर्ण करना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षक और छात्र का व्यवहार मैत्रीपूर्ण होता है तो उस समय बालक किसी भी चीज को, किसी भी चीज की लर्निंग करने में, किसी भी चीज का अधिगम करने में ज्यादा बेटर फील करते हैं और ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। उसके बाद बात करते हैं निगमनात्मक शिक्षण प्रविधि किसके अंतर्गत आती है। जो निगमनात्मक शिक्षण प्रविधि है वो किसके अंतर्गत आती है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर आती है निगमनात्मक शिक्षण प्रविधि। उसके बाद बात करते हैं अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या होती है। तो जो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु होती है वो छात्रों का विश्वास होता है कि टीचर की इस चीज पे छात्र रह सकते हैं डिपेंड, कि टीचर हमें जो भी चीजें बताएगा वो हमें सही बताएगा और अच्छे अच्छे स्किल्स यूज करके उनके व्यवहार में परिवर्तन करने का, उनके अधिगम को और ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। ये क्वेश्चन भी सीटेट में लगभग हर बार रिपीट किया जाता है कि जो कक्षा का वातावरण है, जो कक्षा का माहौल है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो जहां पर भी प्रजातांत्रिक माहौल हो उसे ऑप्शन में कभी नहीं लगाना है। तो कक्षा का वातावरण हमेशा लोकतांत्रिक होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, बालक की चीजों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। अध्यापक केंद्रित कक्षा की कोई भी प्रविधि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां प्रजातांत्रिक आएगा वहां पर एक प्रकार से अध्यापक एक तानाशाह के रूप में, एक प्रकार से अध्यापक ही ज्यादा केंद्र बिंदु में रहेगा, ना कि छात्र। तो इसलिए जो कक्षा का वातावरण है वो हमेशा लोकतांत्रिक होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए आवश्यक गुण अध्यापक के लिए कौन सा है। यानी कि जो छात्रों को जो अध्यापक के द्वारा चीजें सिखाई जा रही हैं उसका सबसे ज्यादा जो आवश्यक गुण है वो कौन सा है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके द्वारा छात्रों को अध्यापक बहुत अच्छे से सिखा सकता है। तो वो है प्रभावी अभिव्यक्ति, यानी कि बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपनी छाप छोड़ते हुए अच्छे अच्छे टीचिंग मेथड, अच्छी अच्छी टीचिंग स्किल्स का यूज करते हुए जब एक शिक्षक छात्रों को चीजें सिखाता है तो छात्र ज्यादा बेटर तरीके से सीख पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया में क्या ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। यानी कि एक शिक्षक को किस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो शिक्षक ने जो चीजें बताई हैं बालक को वो किस प्रकार बताए, कक्षा का माहौल कैसा हो। तो शिक्षक को कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो बहुत वीक है, कौन सा स्टूडेंट अधिक प्रतिभाशाली है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि शिक्षा को बाल केंद्रित रूप में रखते हुए, यानी कि जिस प्रकार से बच्चों के लिए जो चीजें बेटर हो उनको ध्यान में रखते हुए जो शिक्षक अगर अपनी टीचिंग कराएगा तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से अधिगम हो पाएगा, उनके व्यवहार में ज्यादा अच्छे से परिवर्तन हो पाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जो कि सीडीपी और पेडागोजी में जो अभी तक प्रीवियस ईयर में लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को कंप्लीट किया है वन लाइनर के थ्रू। आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि तो नहीं है, उस चीज को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको सेशन कैसा लगा ये चीज भी बताइएगा, क्योंकि अब एग्जाम में भी ज्यादा टाइम नहीं है, अब बस एक ही दिन बचा है, उसके बाद 20 को आप लोगों का एग्जाम है। उसे देकर आइए और देकर आने के बाद में फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिए और बताइए कि इन क्लासों को देखकर आपके कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें आपने सॉल्व कर पाया। आपको सेशन कैसा लगा ये चीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जितनी भी चीजें हैं सीटेट के लिए सबसे ज्यादा बेटर चीज ये है कि अब जितनी भी चीजें हैं उन्हें बार बार रिवाइज करते रहिए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन्हें भी रिवाइज करते रहिए। जितने भी इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं वो वही क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में अभी तक पूछे गए हैं। तो ये सारे सेशन जितने भी पढ़े हुए हैं उन सभी को रिवाइज कीजिए। शॉर्ट्स में कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं जो कि हर सब्जेक्ट की वीडियो शॉर्ट्स में भी डली है लवली एकेडमी पर, तो जाके प्लेलिस्ट में जाइए और वहां की शॉर्ट्स वीडियो ट्रिक करके को वॉच कर सकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इस सेशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।